एम्स फाउंडेशन का यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान जो कि कक्षा 10 और सामाजिक विज्ञान में देखेंगे अर्थशास्त्र भाग को। और उसका हम लोग चैप्टर 1 जो है वो बढ़िया से कर चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे अध्याय नंबर 2, जो कि चैप्टर का नाम है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। और इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट को ही देखेंगे कि जो कि परीक्षा के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से जानने से पहले हम लोग देख लेंगे कि अर्थव्यवस्था जो होती है क्या है। एक प्रकार की गतिविधि है, एक क्रियाकलाप है, जो कि जिसके करने से क्या होती है, कोई भी चीज़ को करने के बाद उससे मिली राशि जो होता है वो आय होती है। आय के लिए जो होती है, जो प्राप्ति होती है, उससे क्या होती है, जीवन यापन चलती है। तो ये क्रियाकलाप जो होते हैं एक प्रकार की गतिविधि को विश्लेषित करता है, और जिससे कि क्या होता है, एक आर्थिक गतिविधि के रूप में इसको रूपांतरण किया जा सकता है। ऐसे क्रियाकलाप जो होती है जिनके करने से या फिर जिनके करने करके जीवन यापन के लिए आय की प्राप्ति की जाती है, वैसे चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के गतिविधि कहते हैं। और इसका जो क्षेत्र की अगर बात करें तो क्षेत्र जो होते हैं, अगर बांटना चाहें तो इसको 3 भाग में बांटा जा सकता है। और किसके अनुसार से इसके घटक होती है 3 घटक, और तीनों घटक को हम लोग देखेंगे बढ़िया से। जिसमें से पहला होती है क्षेत्र, दूसरा होती है संचालन, और तीसरा जो होता है वो आपका स्वामित्व होता है। स्वामित्व। और ये क्षेत्र पहले क्षेत्र के अनुसार देखेंगे, उसके बाद संचालन के अनुसार देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग स्वामित्व यानी एक मालिक की दृष्टि से देखेंगे इस क्षेत्र को। ठीक है। और इसमें क्षेत्रक में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें 3 भाग में बाँटा गया है इसको। पहला प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। और संचालन को अगर देखा जाए तो इसको 2 भाग में बाँटा गया है। पहला इसको बाँटा गया है संगठित क्षेत्र के रूप में, और दूसरा दिया है असंगठित क्षेत्र। इसको भी 2 भाग में बाँटा गया है। पहला जो बाँटा गया है वो सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, और दूसरा कहते हैं निजी क्षेत्र कहते हैं। और इन सारे दृष्टि से ही हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है वो सारा कंक्लूजन खत्म हो जाता है। और इस चैप्टर पे इतना ही पढ़ना है। इसके अनुरूप में जो जो चीज़ें बातें की गई है उसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से देखेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे क्षेत्र के अनुसार अगर देखते हैं हम, तो क्षेत्र के अनुसार देखेंगे तो इसको 3 भाग में बाँटा गया है, जो कि हम अभी चर्चा किए हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्रक वैसे क्षेत्र को कहते हैं जिससे क्या होती है, ये प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके जो क्या कहती है, किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, इसमें उत्पादन की जाती है। वैसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि ईंट बनाना है, इसमें क्या है, भूमि का प्रयोग किया गया है, एक मेरा प्राथमिक क्षेत्र के रूप में कहा जा सकता है। ये प्राथमिक क्षेत्र के रूप में कहा जा सकता है। ठीक है। जिसमें से हम लोग कुछ उदाहरण इस प्रकार से देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्राथमिक क्षेत्र का आपका उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि इसको हम लोग कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र के रूप में कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या कहती है कि वह क्षेत्र जिसमें क्या होती है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन के रूप में किया जाता है, वैसे क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं कृषि व सहायक क्षेत्र के नाम से भी जाना सकता है। इसको उदाहरण में अगर देखें तो इसमें बहुत सारे मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गई, और कृषि हो गई, पेड़ पौधे, ये सब सारे क्षेत्र जो है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अगर बात करें द्वितीय क्षेत्र की, तो द्वितीय क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जिसमें से क्या होती है कि प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं को क्या करती है, वो विनिर्माण करती है। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र से हम किसी भी चीज़ को इकट्ठा करके और उससे क्या होती है, उसको मॉडिफाई यानी कहने का मतलब है कि उसको एक किसी भी वस्तु में उसको एक रूपांतरण की जाती है, जो कि उसको हम लोग कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि कुर्सी के बनना, एक पेड़ की कटाई, और पेड़ जो है वो मेरा प्राकृतिक संसाधन के रूप में जाना जाता है। गाड़ी का निर्माण करना, टायर का निर्माण करना, जूते का निर्माण करना, सारा चीज़ जो है एक प्रकार के क्या है, औद्योगिक क्षेत्र में जाके क्या होती है, इसका विनिर्माण की जाती है, जिसके कारण से इसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। अगर बात करूँ मैं तीसरा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का जो उदाहरण दिया हुआ है वो आपका यहाँ दिया हुआ है। और तृतीय क्षेत्र में जो आती है वो आपका परिवहन विभाग और बैंकिंग सेक्टर, बाजार हो गई, कंप्यूटर सेक्टर, जितने भी ऑनलाइन सेवाएं हैं, जितने भी मतलब सेवा के रूप में जितना भी यूज़ की जाती है उसको हम लोग कह सकते हैं तृतीय क्षेत्र। इसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अगर मैं बात करूँ
तृतीयक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक के उत्पादन गतिविधियों में क्या करते हैं, वो सहायता प्रदान करती है। तो वैसे क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हो गई मेरा उदाहरण के लिए बैंकिंग सेक्टर हो गई, परिवहन सेक्टर हो गई, ये सब जितना भी होता है वो आपका तृतीयक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सेवा क्षेत्र के उत्पादक सहायता सहायक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी हो सकती है, जैसे कि डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, ये सब जितने भी सेवा देने वाले जो होती है, कॉल सेंटर सॉफ्टवेयर विकसित करना, ये सब जितने भी है सब मेरे क्या है, एक तीर्थक क्षेत्र का एक उदाहरण के रूप में जाना जा सकता है। इसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से ऐतिहासिक बदलाव हुई है उसके बारे में। अगर मैं तुलना करूँ तीनों, तो एक दूसरे से क्या है, कोरिलेट है। और इसमें हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि इस प्रकार से क्षेत्र तीनों क्षेत्रकों को जो है वो ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं। अगर मैं बात करूं 1972 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद जो है वो भारतीय जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र प्रमुख था। प्राथमिक क्षेत्र जो था वो क्या है, प्रमुख था। और जैसे जैसे कृषि पद्धति में सुधार होता गया, अधिशेष भोजन का उत्पादन होता गया, और लोगों के ने अपनी ऊर्जा के विनिर्माण के दिशा में चैलेंजेस को प्राप्त करते गए हैं, और इस प्रकार से हमारा जीडीपी पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने लगा। अब बहुत जल्द ही उसके क्या हुआ, प्राथमिक क्षेत्र के करने के बाद क्या होती है, द्वितीय क्षेत्र को प्रमुखता मिली और उस प्रकार से सफलताएं मिली। और इसके बाद प्राकृतिक और द्वितीय क्षेत्र जो होती है के विकास कारण के बाद क्या हुआ, सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापार परिवहन आदि तृतीय क्षेत्र में भी प्रमुखता मिली, और इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ को सीखने को मिला। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगर जीडीपी का आंकड़ा देखें 2011 और 2012 में, 2011 और 2012 में अगर जीडीपी का आंकड़ा देखें, जिसको हम लोग कह सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद का, तो कम से कम जो है वो 50 से वो 60% जो है वो तृतीय क्षेत्र का योगदान रहा है फाइनेंशियल ईयर 2011 और 12 में। अब नेक्स्ट आते हैं कि भाई जीडीपी होता क्या है। तो जीडीपी एक प्रकार से कर सकते हैं कि इन तीनों क्षेत्रकों को जो जोड़कर जो कुल होती है उसी को हम लोग जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी का अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे सेक्टर जुड़ जाते हैं जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी में अगर हम देखा जाए इसमें, तो बहुत सारे चीज़ आते हैं, जैसे कि पर्सनल कंजम्पशन, जितने जो भी हम लोग उपभोग में करते हैं, फिर हो गया बिजनेस इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी लेना देना होता है, और एक तरह से कह सकते हैं हम लोग गवर्नमेंट का जो भी स्पेंडिंग होता है वो भी इसके साथ जुड़ा होता है। अब आते हैं जीडीपी होता क्या है। तो किसी विशेष वर्ष के किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पाद अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्राप्त करता है, जानकारी प्रदान करता है। तो वो क्षेत्र जो होता है वो सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें तीनों क्षेत्रकों को जोड़कर देश का क्या किया जाता है, सकल घरेलू उत्पाद की जानकारी ली जा सकती है। इसमें एक चीज़ और आता है जिसको हम लोग दोहरी गणना के नाम से जानते हैं। और दोहरी गणना का निर्माण जो होता है वो इस प्रकार से होता है। जैसे कि दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब वो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों और उत्पादन मूल्यों को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों को नहीं जोड़ना चाहिए, जबकि जोड़ा जाता है तो उसमें दोहरी गणना का एक उदाहरण बन जाता है। और इसमें हम लोग देखेंगे तृतीय क्षेत्र में कि भारत में जो है तृतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होने का कारण क्या रहा। तो इसमें हम लोग इस प्रकार से विश्लेषित कर सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं इसको, कि यह लोगों की बुनियादी सेवाएं के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रदान करते हैं। जैसे कि अस्पताल हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गई, टेलीग्राम हो गए, जितने भी संचार वाले सेवाएं हो गई, तो ये सारे क्या है, एक सेवा के रूप में जो कि उसका प्रयोग की जाती है। कृषि और उद्योग के विकास के लिए क्या होती है, परिवहन और व्यापार जैसी गतिविधियों का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। और लोगों के आय स्तर को बढ़ने के साथ लोगों द्वारा अधिक सेवाएं के या फिर आवश्यकता है या फिर मांग उत्पन्न हो गई थी, और सूचना और संचार पर आधारित नई सेवाएं आवश्यक हो गई। और यह बड़ी संख्या में क्या हो गया, लोगों का रोजगार में भी क्या हुआ, सृजन या फिर प्रदान की गई थी उस वक्त। ठीक है। इसमें बहुत सारे आंकड़े आपको दिए गए हैं जो कि तीनों क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अब आते हैं इसमें एक दूसरे
एक क्षेत्रक जो है वो दूसरे क्षेत्रक पे किस प्रकार से निर्भर करता है और किस प्रकार से इसका काम करता है। नेक्स्ट आते हैं प्राथमिक क्षेत्रक को उत्पादन बढ़ाने और वितरण के लिए क्या होती है, नई तकनीकों व परिवहन की आवश्यकता होती है। और विनिर्माण उद्योगों के लिए क्या होती है, कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्रक से ही प्राप्त की जाती है। और प्राथमिक क्षेत्रक का द्वितीय क्षेत्रक की सहायता से ही सेवा वाले क्षेत्रक यानी तृतीय क्षेत्रक जो होते हैं वो नए नए रोजगार का अवसर प्राप्त करते हैं, जैसे कि भंडारण स्थिति हो गई, बैंकिंग, यातायात। तीनों क्षेत्रक परस्पर एक दूसरे पे क्या होती है, एक निर्भर होती है। और किसी एक का भी अगर अनुपस्थिति होता है तो वो दोनों पर क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि वो दोनों जो है वो एक दूसरे से क्या करती है, कोरिलेट करते हैं। आपका 2013-14 में भी अगर देखा जाए तो तृतीय क्षेत्र का जो आंकड़ा है वो क्या है, वो दोनों क्षेत्रकों से क्या है, कई गुना ज़्यादा है। और इसमें एक आती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो कि हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आए दिन बहुत सारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी, वो टेस्ट वगैरह में। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को अगर हम देखा जाए तो एक प्रकार से कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि जब लोग प्रत्यक्ष रूप से किसी कार्य को करते हैं, कार्यरत होते हैं, तो परंतु वास्तव में क्या होते हैं, वो बेरोजगार होते हैं। और अर्थात एक ही काम की जरूरत से ज़्यादा लोग अगर वो काम में लगे होते हैं तो वो हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी का एक उदाहरण कर सकते हैं, या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जा सकता है। कहने का मतलब है कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक है। और यदि हम कुछ लोगों की अगर कृषि क्षेत्र से हटा भी देते हैं तो उसमें उत्पादन का किसी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वैसे क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में भी जानते हैं, जिनके पास किसी प्रकार का रोजगार नहीं होता है और बेकार बैठे हुए होते हैं, तो उसको हम लोग खुली बेरोजगारी कहते हैं। और एक प्रकार से हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। अतिरिक्त रोजगार का सृजन करने का उपाय किस प्रकार से किया जा सकता है, अगर उसमें देखा जाए तो किस प्रकार से व्यापार किया जा सकता है रोजगार। तो अगर हम ये देखें दे तो इसको दो अवधि में पहले बांट लेंगे। सबसे पहले कि छोटी अवधि में वो किस प्रकार से इसको उपाय लगाना चाहिए, और दीर्घकालीन पे किस प्रकार से इसका योगदान लगाना चाहिए। अगर छोटी अवधि के लिए अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक 2005 में एक आंकड़ा प्रस्तुत की गई थी जिसका नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना। और एक प्रकार से 2005 में जैसी योजनाएं, जैसे कि यह योजना जो है 2005 में लागू की गई थी। और इस योजना के अंतर्गत जो होता है वो प्रत्येक व्यक्ति को जो होता है वो 100 दिन का रोजगार, 100 दिन का क्या किया गया था, वो रोजगार के बारे में बात किया गया था। और इसमें गारंटी दी गई थी। और रोजगार ना मिलने पर क्या होता है, बेरोजगारी भत्ता उसे दिया जाता था। और अपने गांव या आसपास के पास के क्षेत्र में ही कार्यस्थल होंगे जिसमें आपको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। एक तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए भी क्या किया गया था, एक सुरक्षित किया गया था। कितना, एक तिहाई, एक तिहाई भाग जो है क्या किया गया था, महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया था। और गरीबों में भी अति गरीब लोगों को क्या कहता था, उसमें रोजगार से जोड़ना मुख्य काम था और रोजगार प्रदान काम का था। इसमें अगर अगर देखें तो हम लोग दीर्घकालीन अगर उपाय देखें, लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कृषि सुविधाओं में सुधार होनी चाहिए, सस्ती दर पर कृषि ऋण को प्रोवाइड होना चाहिए। और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होती है, उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को वो क्या कर सकता है, वो नज़दीकी में बेच सकता है। और विद्यालय और कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए। इस प्रकार से इसमें दूर किया जा सकता है। और सार्वजनिक या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक आता है शिक्षित बेरोजगारी, वो तो हम लोग देख लेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखिए जिसको हम लोग नरेगा के नाम से भी जानते हैं, वही है 2005। नेक्स्ट आते हैं हम लोग शिक्षित बेरोजगारी। वैसे बेरोजगारी को कहते हैं जब शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्तियों के उनकी योग्यता के अनुसार काम अगर नहीं मिलता हो, तो वो हम लोग शिक्षित बेरोजगारी का एक उदाहरण कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे सारे डिग्री ले लेके रखे हुए होते हैं, या फिर बहुत सारे डिग्री, और उस जिस प्रकार से डिग्री होती है उस प्रकार से उसे कार्य का प्रबंधन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, तो वैसे चीज़ को क्या कर सकते हैं हम लोग, शिक्षित बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है।
और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005, केंद्र सरकार ने इसको 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया गया था उस समय। और जिसमें से काम का अधिकार क्या होता है, सक्षम और ज़रूरतमंद बेरोजगार ग्रामीण लोगों को प्रत्येक वर्ष 365 दिन में 100 दिन का जो है वो रोजगार की गारंटी सरकार देगा, सरकार के द्वारा मिलता था। और यह असफल रहने पर बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। अगर वो नहीं 100 दिन का रोजगार दे पाता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता उससे दिया जाएगा। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको हम लोग मनरेगा के नाम से भी जानते हैं, और जो कि 2005 में इसको लाया गया था। इसकी प्रावधान क्या थी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का जो प्रावधान था वो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार की गारंटी देना था साल में। रोजगार न मिलने पर इससे क्या कहते हैं, काम मिलने पर क्या होता था, इसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाना। अपने गांव और आसपास के पड़ोसों को क्या कहता है, उसमें कार्यस्थल पर होना चाहिए, 1/3 महिलाओं को सुरक्षित होनी चाहिए। और इसमें गरीबों में भी क्या होते हैं, अति गरीब लोगों को क्या करना था, रोजगार सृजन करना चाहिए, रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं संचालन के क्षेत्र में, अगर बात करें तो इसको हम लोग दो भाग में देखे थे। संचालन के क्षेत्र में एक होता था संगठित क्षेत्र, एक दूसरा होता था असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहते हैं, क्षेत्रक, और इसमें से वे उद्यम या कार्य जाते हैं जिसमें से रोजगार की अवधि जो होती है एक निश्चित होती है। ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और जिसमें से क्या कहती है, इसको निर्धारित नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं इसमें। तो वैसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, संगठित क्षेत्र कहते हैं। इसमें किस प्रकार से कर्मचारी को प्राप्त मतलब लाभ होता है वो देखते हैं। इसमें क्या होती है, निश्चित समय पे काम करने होते हैं और निश्चित एक नियम होती है, जो कि काम के एक निश्चित घंटे होंगे कि आपको 24 घंटे में 8 घंटा ही ड्यूटी करना है या फिर 10 घंटा ही ड्यूटी करना है। ये जो होता है उस समय क्या होता है, एक निर्धारण होता है। समय क्या होता है, निर्धारण होता है। तो समय निर्धारण होना, निश्चित समय पे निश्चित समय से अधिक काम करने पर उसको अतिरिक्त आय का भी प्रावधान की गई थी। चिकित्सा सुविधाओं और पेंशन सुविधा मिलेगी और उसकी जितनी छुट्टियां होती है, छुट्टियां सरकारी के अनुसार मिलेगी और भविष्य निधि मिलेगी। और एक तरह से चिकित्सा सुविधा तो है ही, और कार्यस्थल पर उचित वातावरण और न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त होगी ताकि किसी प्रकार से उसे काम करने के दौरान परेशानी ना हो सके। और इसमें हम एक प्रकार से देख सकते हैं कि कार्यस्थल पर उचित और निश्चित न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त होगी और अनुचित शोषण नहीं किया जाएगा, उसको किसी प्रकार से काम का टॉर्चर नहीं किया जा सकता है। ये होती है आपका संगठित क्षेत्र। अब आते हैं असंगठित क्षेत्र की अगर बात करें मैं, तो छोटी छोटी ये बिखरी हुई इकाइयाँ जो अधिकांशतः नियंत्रण से बाहर रहती है, से निर्मित होता है और यह प्रायः सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता है। इसमें अपने कार्य के अनुसार उसमें किसी भी मजदूर को खटाया जाता है। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयाँ किस प्रकार से होती है, तो यह क्षेत्र जो होती है वो सरकारी नियमों और विनियमों को नहीं मानता है। न्यूनतम वेतन मिलता है, इसमें काम के अनुसार इसको वेतन में भी कटौती की जाती है और रोजगार की अवधि का कार्य सीमा भी एक से निश्चित नहीं होती है। और किसी प्रकार से क्या होता है, छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं होता है। किसी प्रकार से मेडिकल की सुविधाएं नहीं दी जाती है, किसी प्रकार के भविष्य निधि की सुविधाएं नहीं दी जाती है। तो निश्चित कार्य क्षेत्र और अच्छी सुविधाएं भी उपलब्ध इसमें नहीं होता है। इसमें अगर डिफरेंसेस देखा जाए दोनों क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में, तो डिफरेंसेस है जो है अंतर जिसको कह सकते हैं। तो संगठित क्षेत्र में जो होती है क्या होती है, एक अधिक वेतन की प्राप्ति होती है और संगठित क्षेत्र में क्या होती है, कम वेतन की प्राप्ति होती है। इसमें नौकरी सुरक्षित होती है, इसमें नौकरी सुरक्षित नहीं होती है। कार्य की स्थितियाँ अच्छी होती है, इसमें निम्न स्तरीय कार्य की परिस्थितियाँ होती है और कर्मचारी योजनाओं का लाभ भी होता है उसमें, इसमें लाभ नहीं होता है संगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र में जो होती है कार्य अवधि होती है वो काम के घंटे निश्चित होती है और इसमें जो होता है वो आपका काम करने के जो अवधि होती है वो अनिश्चित होती है। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में क्या होती है, रोजगार की परिस्थितियों में अंतर इस प्रकार से।
और भारत में अगर कृषि से असंगठित क्षेत्र में होने के कारण क्या होती है, कृषि एक असंगठित क्षेत्र है, क्योंकि काम के घंटे निश्चित नहीं होती है, बिना अतिरिक्त वेतन का काम करना भी पड़ता है। और कृषि मजदूर में दैनिक मजदूरी के अलावा कोई सुविधा भी अन्य सुविधा नहीं होती है, और रोजगार सुरक्षित भी नहीं है, मजदूरों की सुरक्षा नहीं है, नियम और अधिनियम का अनुपालन नहीं है। संरक्षण की आवश्यकता वाले लोग किस प्रकार से किए जाते हैं, संगठित क्षेत्र जैसे कि भूमिहीन किसान, कृषि श्रमिक, छोटे एवं सीमांत किसान, काश्तकार, बटाईदार, शिल्पी आदि। शहरी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इसमें औद्योगिक श्रमिक, निर्माण श्रमिक, व्यापार, परिवहन, खैरियत, कबाड़ और बोझा ढोने वाले लोगों को भी संरक्षण की आवश्यकता होती है। ये हो गई आपका दोनों क्षेत्र में। सार्वजनिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, इसमें तीसरा में हम लोग देख लिए थे उसमें कि एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र का, एक दूसरा होता है निजी क्षेत्र का, जो कि स्वामित्व आधारित क्षेत्र के रूप में हम लोग जानते थे उसको। तीन घटक घटक का तीसरा रूप जो होता है वो आपका स्वामित्व आधारित क्षेत्र था, जिसमें हम लोग दो भाग में इसको देखे थे। पहला देखे थे सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा था होता है निजी क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र की अगर बात करें मैं, तो जिसमें अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार के स्वामित्व होता है, जिसमें सरकार का अपना हक होता है और वह सरकार की सभी सेवाएं उपलब्ध करवाती है। सरकार की जितनी भी सेवाएं होती है वो उसमें सारे उपलब्ध करवाती है। निजी क्षेत्र वह क्षेत्र होती है जिसमें परिसंपत्तियों का स्वामित्व जो होता है, यानी मालिकाना जो और सेवाओं का वितरण जो होता है, एक व्यक्ति या फिर एक किसी कंपनी के हाथों में की जाती है, तो वो होता है निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का निजी क्षेत्र में अंतर क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा देख लूँ मैं। तो इसमें जो अंतर होती है, एक प्रकार से कह सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में परिसंपत्तियों और सरकार का नियंत्रण होता है, सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है। इसका उद्देश्य जो होता है अधिकतम सामाजिक कल्याण होना चाहिए, और रोजगार सुरक्षा दी जाती है। और क्या होती है इसमें छुट्टी और अन्य सेवाएं सेवाएं भी क्या होती है उसमें दी जाती है सार्वजनिक क्षेत्र में। निजी क्षेत्र में क्या होती है, तो परिसंपत्तियां और निजी स्वामित्व होती है। परिसंपत्तियों पर क्या होती है, निजी स्वामित्व होती है, किसी कंपनी या फिर किसी आदमी या फिर किसी कंपनी का एक मालिकाना हक होता है। इसमें सरकार किसी प्रकार से उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है, सारी चीज़ें एक व्यक्ति या एक कंपनी पर उपलब्ध करवाती है। अधिकतम लाभ कमाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, और रोजगार व श्रमिक असुरक्षित होते हैं इसमें। और इसमें छोटी और अन्य सेवाएं जो होती है वो सामान्यतः नहीं दी जाती है। इसमें किस प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र में जो है राष्ट्र के निर्माण का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें क्या होती है, एक ढांचागत सुविधाओं और कृषि हुआ उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। लोगों और सुविधाओं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है सरकारी क्षेत्र में। और अगर मैं बात करूं, इसमें आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन व बिक्री में सरकारी सहायता और अनुदान दिया जाता है। इसमें सरकारी क्षेत्र में और अधिकतम सामाजिक कल्याण और उद्देश्य रखकर योजनाएं बनाई जाती हैं। श्रमिकों की अच्छी सुविधाएं और वेतन आदि प्रदान किया जाता है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार के बेरोजगारी को प्रभावित करती है। अगर मेरी जनसंख्या जो है अगर किसी देश की बढ़ रही है, तो किस प्रकार के बेरोजगारी को वो प्रभावित करती है। रोजगार के अवसर जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ते हैं। जिस प्रकार से जनसंख्या का अनुपात जो बढ़ते चला जाता है, उस प्रकार से रोजगार का जो अवसर होता है उसी प्रकार से क्या होता है वो घटते चला जाता है। और कृषि व शहरी क्षेत्रों में क्या होती है, प्रचंड बेरोजगारी बढ़ जाती है। प्रचंड बेरोजगारी कृषि और शहरी क्षेत्रों में क्या होती है, प्रचंड बेरोजगारी बढ़ जाती है। संसाधनों पर बोझ बढ़ जाता है, और अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार से प्राप्त आय जो होती है वो क्या होती है, निम्न स्तर पर आ जाती है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है, उपलब्धता कम हो जाती है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की विधियां जो होती है वो किस प्रकार से होती है, रोजगार जो है पैदा होती है वो किस प्रकार से विधियां होती है, जैसे कि क्षेत्रीय शिल्प उद्योग और सेवाओं को प्रोत्साहन देना होता है। पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देना होता है, ताकि उससे जो होता है वो आय अर्जित किया जा सके और उससे अपना जीविकोपार्जन कर सके। अनावश्यक सरकारी नीतियों और नियमों में परिवर्तन की जाती है। मूलभूत सुविधाएं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना होता है। आसान शर्तें पर ऋण या आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है। और कृषि क्षेत्र में प्रमुख समस्याएं क्या होती है, असिंचित भूमि होती है, उतार आय में उतार चढ़ाव होते रहता है, कर्ज का बोझ होता है। मौसम के बाद क्या होते हैं, पहले कोई नौकरी नहीं होती है। और इसमें क्या होती है, कृषि कटाई के तुरंत बाद क्या होती है, स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने के लिए क्या होती है वो मजबूर हो जाती है।
कृषि में क्या होती है, अधिक रोजगार पैदा करने का उपाय किस प्रकार से किया जा सकता है? तो किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए उसमें ऋण दिया जा सकता है। सूखे क्षेत्रों की सिंचाई के लिए क्या होती है, बांध बनाए जा सकते हैं। बीज और उर्वरक पर सब्सिडी दी जा सकती है। भंडारण की सुविधाएं प्रदान की जा सकती है, स्टोर की। और परिवहन सुविधाओं को कहा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसमें इसको प्रोत्साहन दिया जा सकता है। और इसमें हम लोग देख लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 घटक के सभी क्षेत्रक जो होती है उसके बारे में। और इसमें हम लोग क्षेत्र के अनुसार देखें, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्रक। इसमें हम लोग देखें संचालन की दृष्टि से संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। और इसमें स्वामित्व यानी मालिक की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को भी इसमें हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट आते हैं, कोष्ठक में दिए गए सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। अगर सेवा क्षेत्र में रोजगार के उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि रोजगार के उत्पादन के समान अनुपात में क्या होती है, इसका वृद्धि नहीं हुई है, तो इसका ऑप्शन जो है वो आपका जाएगा नहीं हुई है। और दूसरा है आपका क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र जो होता है श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र में क्या होती है, तृतीयक क्षेत्र में क्या होती है, एक इसमें उत्पादन का बात नहीं की गई है, इसमें सिर्फ सेवाएं की बात की गई है। तीसरा आती है हम लोग, कौन सा क्षेत्र जो होता है अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्रदान प्राप्त करता है, तो संगठित क्षेत्र जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है आपका। ठीक है। अब घर जो आते हैं भारत में अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो असंगठित क्षेत्र में जो है वो बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, कपास एक किस प्रकार का उत्पाद है और कपड़ा एक किस प्रकार का उत्पाद है, तो इसमें अगर बात करें तो कपास जो है एक प्राकृतिक उत्पाद कहा सकता है, और उसमें जो होता है कपड़ा एक क्या है, एक विनिर्मित, जिसको हम लोग द्वितीयक श्रेणी में जानते हैं। और प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां जो होती है वो क्या है, एक प्रकार की परस्पर एक दूसरे से क्या होती है, एक निर्भर प्रक्रिया होती है। तो ये हुआ आपका आज का सेकेंड चैप्टर। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे हम लोग तीसरा चैप्टर का वीडियो जल्द ही अपलोड किया दिया जाएगा। तब तक के लिए